डिस्ट्रॉयड, नहीं बनाई जा सकती है एनर्जी और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ये स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हमें देना पड़ेगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर हम इसके एक्सप्रेशन करते हैं तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी जो किया, हीट एडिड टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये हम कर सकते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम भी हो सकता है। कौन इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा? किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी? दो तरीके हैं। या तो हम हीट ऐड कर दें, इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। E1 से हीट ऐड कर दी तो E2 हो गई, एनर्जी चेंज क्या आया? E2 माइनस E1 इक्वल टू Q हो गया। ये एनर्जी जो हमने बाहर से हीट दी है वो इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। दूसरा एक काम क्या हो सकता है, हम क्या करें कि जितनी हीट हमने सप्लाई की उससे इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, उससे क्या हुआ, ये एक्सपेंड कर गया, अपवर्ड आ गया, फैल गया, ये एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन हो गया तो इस हीट ने किया एक्सपेंशन, मैं ऐसा सोच सकता हूं। यानी हीट क्या कर सकती है? एक काम ये भी कर सकती है कि वर्क करवा सकती है। तो हम रिवर्स भी सोच सकते हैं। रिवर्स क्या सोचेंगे? अगर हम सिस्टम पर वर्क करा दें तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट एनर्जी का इंक्रीज कर सकता है। अब इसी बात को दूसरी तरह से सोचो, ये वाली बात को कैसे सोचोगे? जब हमारे पास कोई एक मूवेबल पिस्टन वाला एक पार्ट है, वो हमने इसको प्रेस कर दिया, प्रेस करने पर ये डाउनवर्ड हो गया, तो मैं बोलूंगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। इस बार मैंने हीट नहीं दी इसको, वर्क कर दिया सिस्टम पर। ये जो वर्क ऑन द सिस्टम हुआ तो इसकी एनर्जी बढ़ गई कुछ। पहले एनर्जी E1 थी, बाद में एनर्जी E2 हो गई, E2 माइनस E1। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा? वर्क डन के, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब दोनों को मैं प्लस कर सकता हूं, मैं वर्क डन ऑन द सिस्टम भी कर रहा हूं एंड साथ में हीट भी ऐड कर रहा हूं। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों के सबमिशन के बराबर होगा, Q प्लस W के बराबर आ जाएगा। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट एडिड टू द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, दोनों के सबमिशन के बराबर आएगा। और फर्दर अगर हम इसे एलेबरेट करना चाहें तो लिख सकते हैं E2 माइनस E1 डेल्टा ई Q प्लस W। ये Q हो गया, हीट एडिड टू द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। यही वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा तो माइनस W हो जाएगा। यही हीट इज गिवन बाय द सिस्टम हो जाएगा तो माइनस Q हो जाएगा, वो जो भी साइन थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे। जैसे अगर मैं इसको इस तरह से करता हूं, इफ सिस्टम डज वर्क ऑन द सराउंडिंग, इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। भाई सराउंडिंग ने वर्क किया सिस्टम पर तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन अगर कोई सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करेगा तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। इस केस में मुझे साइन चेंज कर देना, डेल्टा ई क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। माइनस डब्ल्यू क्या इंडिकेट करता है? वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। किसने किया? बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। ऐसे केस में मैं क्या लिखूंगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एडिड टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम।
heat added to the system, work done by the system, ये किया जाएगा। ये मेन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इस तरह से हम ये एप्लीकेशन सोच सकते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैटेगराइज दीज प्रॉपर्टीज इनटू स्टेट फंक्शन, जो किसी सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करता है। जो पाथ फॉलो किया जाता है किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, प्रोसेस के लिए, उस पर डिपेंड नहीं करता, उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे टेम्परेचर है, जैसे वॉल्यूम है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब। और जो पाथ फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड करते हैं, हीट हो गया, जैसे वर्क हो गया, ये सब के सब पाथ फंक्शंस होते हैं। तो यहां पर एक दो हैं बस हमारे पास, एक तो हीट सी एंड एक एफ वर्क, ये पाथ फंक्शन है। बाकी स्टेट फंक्शन ही हैं सबके सब। तो स्टेट फंक्शन ए बी ये हो जाएंगे, एंड पाथ फंक्शन आ जाएगा ये। मोलर हीट कैपेसिटी ये गलत है, ये इधर आएगा। मोलर हीट कैपेसिटी जो होगा वो पाथ फंक्शन नहीं होगा, मोलर हो गया ना, पर मोल हो गया। पर मोल तो स्टेट फंक्शन होना चाहिए। ये हम डिसाइड कर पाएंगे। और देखो आगे के क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट देखो, कैटेगराइज दीज प्रॉपर्टीज इनटू एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हमारे पास जो इनिशियल मास है, मटेरियल है, कितना मैटर उसमें है, उस पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो उसमें मटेरियल प्रेजेंट होता है, मास होता है, उस पर डिपेंड नहीं करती। अब जैसे ये ए है, मैं एक ब्लॉक लेता हूं बड़ा, पूरा, पूरे का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, 1 किलोग्राम का ब्लॉक है ये। मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, हाफ के जी हो गया ये। टेम्परेचर तो 50 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा ए। वो प्रॉपर्टीज जो मटेरियल या मास पर डिपेंड नहीं करती हैं उनको बोला जाता है कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी है वो मॉलिक्यूल के नंबर पर, मोशन पर, वाइब्रेशन पर डिपेंड करती है। मेरे पास 1 लीटर वाटर है, मैं इसे हाफ कर देता हूं, दो पार्ट में कर देता हूं, तो मॉलिक्यूल की संख्या तो कम हो गई, यहां पर 1/2 लीटर हो गया। इसकी इंटरनल एनर्जी तो हाफ हो गई। तो इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि ये मास पर डिपेंड करती है, इसमें जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट, हीट कंटेंट भी क्या होंगे, एनर्जी के जो पैकेट्स होते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, वो तो मटेरियल जितना ज्यादा है, आपको सपोज करते हैं हमारे पास एक 1 किलोग्राम का ब्लॉक है और एक 100 किलोग्राम का ब्लॉक है आयरन का। इसका टेम्परेचर मैं 1 डिग्री बढ़ाना चाहता हूं, 1 डिग्री सेल्सियस। इसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहता हूं, तो यहां कम हीट देनी पड़ेगी, यहां ज्यादा हीट देनी पड़ेगी आपको। इसमें 100 किलोग्राम है, अगर आप इसे गर्म करना चाहते हो तो ज्यादा हीट दोगे ना। एक छोटे से 1 ग्राम को हीट करना चाहते हो तो उसे तो कम हीट दे के काम चल जाएगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। हीट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको आपको बोलना पड़ेगा, हीट एक्सटेंसिव है। डेंसिटी नहीं डिपेंड करेगी मास वास पर। डेंसिटी का क्या है,
डेंसिटी तो चाहे आप पूरा एक ब्लॉक लेते हो, वाटर है जैसे, वाटर का पूरा एक मेरे पास सिस्टम है जिसमें वाटर मैंने ले रखा है 1 लीटर वाटर, इसकी डेंसिटी है कुछ, एक ड्रॉप निकाल लिया मैंने वाटर का, ड्रॉपर से एक ड्रॉप ले लिया वाटर का, एक ड्रॉप की भी उतनी डेंसिटी होगी, 1 लीटर की भी उतनी डेंसिटी होगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कहलाता है। ई पार्ट की बात अगर करते हो तो एक मोल का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ई इज इंटेंसिव। मोलर एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी, एक मोल की एंथैल्पी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी तो मास पर डिपेंड नहीं करती है, चाहे आप कम अमाउंट लेते हो वाटर की विस्कोसिटी तो सेम रहेगी, एक ड्रॉप की भी विस्कोसिटी उतनी होगी, 10 लीटर की भी विस्कोसिटी उतनी होगी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनको हम कर सकते हैं डिस्कस, मैंने डिटेल करके बता दिया आपको, अच्छी तरह से सोच करके करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस ही करा रहा हूं मैं अभी, और ये बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस मैं अब ये करा रहा हूं बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं और काम के क्वेश्चंस। ड्रॉ ग्राफ फॉर फॉलोइंग प्रोसेस, ग्राफ बताने। आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेट ए टू बी, आइसोकोरिक प्रोसेस, इंक्रीमेंट फ्रॉम बी टू सी, isothermal contraction from C to D, isobaric contraction from D to E। अब हमें क्या करना है, ग्राफ फॉलो करना है। डेफिनेटली अगर ग्राफ की बात की है तो पीवी वर्क की बात की गई होगी, पीवी वर्क अगर मैं ड्रॉ करता हूं ऐसा कुछ, यहां प्रेशर एंड वॉल्यूम, आइसोथर्मल का क्या मतलब है, सेम टेम्परेचर। एक्सपेंशन का क्या मतलब है, इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट जब किया जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एंड प्रेशर कैसा रखा गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेट ए टू बी। तो इनफैक्ट ये क्या किया गया, ऐसे कुछ किया गया, कोई सिस्टम है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और इसको एक्सपेंड कर दिया गया, एक्सपेंड करते रहोगे तो क्या होगा, साथ के साथ जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ऐसे ऐसे प्रेशर कम होता जाएगा। दैट मीन्स सीधा सीधा ये बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ आप बनाते थे पीवी में इस तरह से, ऐसे ड्रॉ करते थे बॉयल्स लॉ में, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज करता चला जाता है। P is inversely related with volume at constant temperature। टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहे हैं तो मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। V जैसे जैसे बढ़ेगा P ऐसे ऐसे कम होगा, यही तो है P एंड V।
V जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर कम होता चला जाएगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो प्रेशर कम हो रहा है, और कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, ये प्रेशर, वॉल्यूम और बढ़ गया, प्रेशर और कम हो गया। ए से बी क्या हुआ? ए से बी मैंने सिंपल एक ऐसा प्रोसेस किया, प्रोसेस की बात हो रही है, चेंज, जिसमें बॉयल्स लॉ अप्लाई किया ए से बी तक, एक प्रोसेस मैंने लिख दिया यहां। अब आ गया दूसरा नंबर, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मैं बता चुका आपको क्लास में, उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, V इज इक्वल टू फिक्स कांस्टेंट। प्रेशर का इंक्रीमेंट दिया है, आइसोकोरिक प्रेशर इंक्रीमेंट, मतलब इस एक्सिस पर वॉल्यूम के एक्सिस पे कुछ चेंज नहीं होगा, और प्रोसेस में चेंज में प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ऐसी सीधी लाइन लगेगी। कांस्टेंट बी से सी तक, ये सी मान लो, बी से सी तक जाने में वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो एक ही लाइन हो सकती है बस, ये कुछ और तो हो ही नहीं सकता। तीसरा काम किया, आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम सी टू डी। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है प्रेशर में इंक्रीमेंट लाकर वॉल्यूम में कमी लाना, बॉयल्स लॉ है सीधा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आइसोथर्मल। कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस, P इनवर्सली रिलेटेड विद V। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होना मतलब कॉन्ट्रैक्शन। प्रेशर में बढ़ाता चला गया, वॉल्यूम कम होता चला गया। दैट मीन्स जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है, ऐसे जाएगा ये ग्राफ। ये तो ऊपर से नीचे आ रहा था, ए से बी, बी से सी, सी से ये आ जाएगा डी, ये डी हो गया। जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं वॉल्यूम कम हो रहा है, देखो प्रेशर वॉल्यूम, यहां प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया। लास्ट, आइसोबारिक, आइसोबारिक कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम डी टू ए। क्या मतलब है इस बात का? आइसोबारिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, आइसोबारिक, P इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर किसी को इनके मतलब ही नहीं पता है फिर नहीं कर पाओगे भाई, पिछले क्लास में बता दिए थे। सी से डी, डी से ए, आइसोबारिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब वॉल्यूम में कमी, वॉल्यूम में कमी कैसे? प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, वापस ए पर आ गए, वापस ए पर आ गए। दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस बेसिकली। ये हमारा ग्राफ है जो हमें एक्सप्लेन करना है। इस ग्राफ को हम बताएंगे कि इसके अकॉर्डिंग ग्राफ लिख दिया। डन हो गई ये बात? एरो लिखने हैं इसके, ए से बी पर चले, बी से ए पे आएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ए से बी पर एक्सपेंशन होगा। डन हो गई बात? इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा साफ साफ सा ग्राफ में बता देता हूं आपको, ये आप इसे नोट कर लोगे अच्छी तरह से।
एक और क्वेश्चन इसके बाद हम करते हैं। इस क्वेश्चन में भी मोर और लेस यही प्रोसीजर रखना है। आइसोबारिक एक्सपेंशन, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं और ट्राई आप खुद करो। आइसोबार मतलब कांस्टेंट प्रेशर। ए से बी एक्सपेंशन मतलब इंक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम। आइसोकोरिक प्रेशर, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। प्रेशर इंक्रीज तो लिखा ही है। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, कंप्रेशन वॉल्यूम डिक्रीज। आइसोकोरिक प्रेशर ड्रॉप, वॉल्यूम कांस्टेंट। प्रेशर ड्रॉप, डिक्रीज इन प्रेशर। ये सीधे सीधे वर्ड्स हैं, कोई इसमें बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा थोड़ा ही काम हम कर रहे हैं। एक मिनट दे रहा हूं, करके बताओ जल्दी। लास्ट वाले आंसर की तरह से इसमें भी हम प्रेशर वॉल्यूम एक्सेस लेकर के एक्सप्लेन करेंगे। एक प्रेशर एंड वॉल्यूम, पहला प्रोसेस ए से बी। आइसोबारिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट रखना है और एक्सपेंशन करना है, मतलब वॉल्यूम बढ़ाना है। वॉल्यूम तो बढ़ाना है, वॉल्यूम ऐसे बढ़ाना है कि प्रेशर कांस्टेंट रहे। ये वाली लाइन इमेजिन करो, ए से बी। ए से बी में वॉल्यूम बढ़ा है, प्रेशर तो कांस्टेंट रहा है। बी से अब आ जाते हैं हम सी पर। आइसोकोरिक प्रेशर इंक्रीज। आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम अब कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज तो इधर ही होगा ना। ऐसे इंक्रीज करना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। बी से सी एक ऐसा प्रोसेस है जो आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट एक्सपेंशन है। सॉरी, आइसोकोरिक प्रेशर इंक्रीज है। बी टू सी आते हैं, कंप्रेशन करना है। कंप्रेशन का मतलब है वॉल्यूम में कमी लानी है, आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए। तो यही हो सकता है, वॉल्यूम में कमी लाई जाएगी। कैसे लाई जाएगी वॉल्यूम में कमी? कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए। अब इसको मैं बिल्कुल यहां तक क्यों लाया, यहां क्यों नहीं रोक दिया, आगे क्यों नहीं ले गया, वो अगली लाइन से पता चलेगा। आइसोकोरिक प्रेशर ड्रॉप, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो ए एंड डी बिल्कुल कांस्टेंट वॉल्यूम पर आने चाहिए। ये डी आना चाहिए ऐसा कि जब डी से ए पर आए प्रेशर ड्रॉप हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। ये प्रोसेस दे दिए इन्होंने हमें, हो सकते हैं ये प्रोसेस। ए से बी जाएंगे, बी से सी, सी से डी, डी से ए। ये हमारा आंसर होगा। स्क्वायर कह दो, रेक्टेंगुलर कह दो, थोड़ा क्लियरली देखना चाहते हो साफ साफ तो ऐसे लिखा हुआ। डन हो गई बात? कुछ पूछना है किसी को तो मुझे जल्दी से बता दो। बिल्कुल मिलता जुलता एक क्वेश्चन में, जैसे अभी तक कर रहे हैं हम ऐसा ही करना है सी पार्ट में। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, टेम्परेचर सेम रखा। आइसोकोरिक ड्रॉप,
वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर कम कर दिया। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सी से डी में क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके वॉल्यूम कम कर दिया। एंड आइसोबारिक एक्सपेंशन फ्रॉम डी टू ए, क्या किया गया, प्रेशर कांस्टेंट रखकर हमने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। जल्दी करो, 1 मिनट दे रहा हूं करने के लिए। लो, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए उसी तरह से हम पीवी एक कर्व बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, प्रेशर एंड वॉल्यूम, आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी आइसोथर्मल, बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर कम हो रहा है, या वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ेगा, ऐसे ए से बी, ऐसे आगे। आइसोकोरिक ड्रॉप इन प्रेशर, प्रेशर कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, यानी बी से सी ऐसा आएगा, बी से सी ये होगा। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम में कमी, आइसोथर्मल मतलब ये होगा हमारा एक बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम में कमी आई प्रेशर इंक्रीज करेगा, बॉयल्स लॉ बनाना चाहिए। अब आइसोबारिक एक्सपेंशन फ्रॉम डी टू ए, अगर मैं इसे डी मान लेता हूं तो यहां गलत होगा, गलत है, क्योंकि मुझे ये ऐसे लिखना पड़ेगा, आइसोबारिक नहीं हो पाएगा। आइसोबार तो तब बनेगा ना जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, यानी मुझे डी यहां कहीं लेना होगा, ये होगा डी। अगर मैं डी ये लेता हूं तो डी से ए आने में प्रेशर कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इंक्रीज किया जा सकता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। ये होगा हमारा पीवी ग्राफ। एरिया निकालना है अगर, वर्क डन, पी मल्टीप्लाइड बाई वी, ये कैलकुलेट हो जाएगा। और देखो इसके बाद आई होप कि आपने सबने कर लिया होगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और देखो इसके बाद एक क्वेश्चन और करता हूं, आइसोबारिक एक्सपेंशन फ्रॉम ए टू बी, आइसोकोरिक प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम बी टू सी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम सी टू ए। जल्दी से इसको करके बता दो, इसको 1 मिनट दे रहा हूं मैं करने के लिए। बड़ा सिंपल है, ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, एंड इस साइक्लिक प्रोसेस में मुझे क्या करना है, 3 स्टेप किए अभी तक, जितने भी हमने एग्जांपल्स किए उनमें 4 स्टेप्स किए थे, अभी 3 स्टेप करने हैं, प्रेशर है वॉल्यूम है। आइसोबारिक एक्सपेंशन फ्रॉम ए टू बी, कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन हो गया,
आइसोबारिक एक्सपेंशन का मतलब ए से बी तक ऐसा कुछ कर दिया। अब आइसोकोरिक प्रेशर ड्रॉप, ये बड़ा सीधा सा है। प्रेशर ड्रॉप मतलब प्रेशर में कमी, आइसोबारिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट करते हुए प्रेशर में ड्रॉप कर दिया, बी से सी, ये आ गया। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम सी टू ए, क्या आइसोथर्मल एक्सपेंशन? वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होता जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। बॉयल्स लॉ लग रहा है सी से ए तक, वॉल्यूम कम होता चला गया, प्रेशर बढ़ता चला गया। भाई जब आप किसी पिस्टन में, ये तो गैसियस स्टेट वाला चैप्टर है, प्रेशर अप्लाई करते हो, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम रिड्यूस होता चला जाएगा। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट करने पर, प्रेशर बढ़ाते जाने पर वॉल्यूम कम होता चला जाता है, यही बॉयल्स लॉ है। आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम सी टू ए, सी से ए में आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये हमारा सिंपल सा ग्राफ बनना चाहिए। किस किस का ठीक है आंसर बता। अगली क्लास में इसको मैं डिस्कस करूंगा, ये आप नोट कर लो, और इसको अगली क्लास में मैं आपको बता दूं। इतना ही करेंगे आज की क्लास में हम। ये ग्राफ जो बन जाएगा इसको मैं चेक करूंगा, और दूसरी एक और भी बात करनी है, पहले इसे क्वेश्चन को नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ।